हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली हेडिंग है वो है कि पुष्पक का परीक्षण कर इसरो ने फिर किया है कमाल। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान, जिसे LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैज्ञानिकी परीक्षण रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक ने स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का बखूबी प्रदर्शन भी किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने टीम को बधाई दी है। इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान कई मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। स्पेस एक्स 2017 से अपने फॉल्कन 9 और फॉल्कन हैवी रॉकेट के साथ आंशिक रूप से इस सिस्टम का प्रदर्शन कर रहा है। स्पेस एक्स अब स्पेस शटल प्रणाली स्टारशिप पर काम कर रहा है और जो पूरी तरह से RLV मिशन है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया फिर से उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले इसरो ने पिछले वर्ष RLV LEX-01 मिशन के साथ सफलता की कहानी लिखी थी और यह एक बड़ी उपलब्धि थी। मिशन के तहत वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पंख वाले यान पुष्पक को ऊपर लेकर गया और इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। इसके बाद रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पक स्वायत्त तरीके से क्रॉस रेंज में सुधार करते हुए रनवे पर पहुंचा और यह सटीक तरीके से रनवे पर उतरा और अपने ब्रेक, पैरासूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज वीक स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करके ये रुक गया, जैसा आप ये पिक में देख रहे हैं। केजरीवाल आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता ईडी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने शाम 5 बजे निर्णय सुरक्षित रख लिया है। रात करीब 8:30 बजे अदालत ने निर्णय सुनाया और प्रथम दृष्टया मामला जांच एजेंसी के पक्ष में है और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा जाता है। ईडी की ओर से लगातार 9 सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं होने वाले केजरीवाल ने गिरफ्तार न होने का भरोसा देने की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के कुछ देर बाद ईडी मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गई और घर की तलाशी लेने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को जांच एजेंसी ने उन्हें अदालत में पेश किया और सुनवाई शुरू होने पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि आरोपित केजरीवाल को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया गया। नई आबकारी नीति मामले में दक्षिण समूह के शराब कारोबारियों को फायदा देने के बदले रिश्वत मांगी गई और ऐसा न करने पर नियम बदलने की बात कही गई। जांच में सामने आया कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। उन्होंने तर्क दिया था कि आबकारी नीति के बदले रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है, रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना भी अपराध है। ASG ने कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत देकर दक्षिण समूह को करीब 592 से 600 करोड़ का फायदा हुआ और यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2024 असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के विपरीत करार दिया है। कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के विरुद्ध बताया है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा राज्य सरकार उन्हें विभिन्न बोर्डों के नियमित स्कूलों
में समायोजित करे। सरकार पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाए और आवश्यकता हो तो नए विद्यालयों की स्थापना करे। सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष का कोई बच्चा दाखिले से न छूट जाए। धार की भोजनशाला में पहले दिन देहरी पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार सुबह एएसआई की 5 सदस्यीय टीम ने मध्य प्रदेश स्थित धार की ऐतिहासिक भोजनशाला का सर्वे शुरू किया। सुबह 6:23 पर परिसर में पहुंची 20 सदस्यीय टीम ने करीब 5.5 घंटे महत्वपूर्ण साक्ष्यों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की। टीम ने परिसर में स्थित वर्षों से बंद कक्ष को भी खोलकर जांच की। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद आशीष गोयल ने बताया कि टीम को हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। इतिहास में वर्णित है कि यह कक्ष गणपति मंदिर हुआ करता था। प्रतिनिधि गोपाल शर्मा ने बताया कि भोजनशाला परिसर में ज्ञान व्यापी की ही तरह एक बावड़ी है। यह मुख्य परिसर से बाहर है लेकिन 50 मीटर के दायरे में ही है। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। 60 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कड़ी जांच के बाद ही टीम के साथ कार्य करने वालों को भीतर भेजा जाएगा। मोबाइल फोन व अन्य सामग्री भी रखवा ली गई है। शनिवार को टीम फिर परिसर पहुंचेगी। भोजनशाला में सर्वे कर रही टीम डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। डॉक्टर त्रिपाठी ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी में भी टीम का नेतृत्व किया था। डॉक्टर त्रिपाठी एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चुनावी बॉन्ड पर फिलहाल एजेंसियों ने साध रखी है चुप्पी। चुनावी बॉन्ड के सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है यह भी सामने आ चुका है। कई कंपनियों ने अपने मुनाफे और पूंजी आधार से काफ़ी ज़्यादा चंदा दिया है। इससे सवाल उठता है कि इस बारे में वित्तीय क्षेत्र की नियामक एजेंसी क्या कर रही थी। क्या सेबी गंभीर अपराध जांच कार्यालय या कंपनी मामलों के मंत्रालय की तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर इन कंपनियों की तरफ से दिए गए चंदे की जांच की जा सकती है। इस बारे में दैनिक जागरण ने कंपनी मामलों के मंत्रालय और दूसरी नियामक एजेंसियों से बात करने की कोशिश की है। हालांकि कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मुद्दों की उनकी तरफ से जांच की जाएगी या नहीं। उनका यह भी कहना है कि चूंकि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए निर्देश मिलने पर ही आगे कार्रवाई हो सकती है। एसबीआई की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि कई कंपनियों ने अपनी आर्थिक हैसियत से ज़्यादा की राशि के बॉन्ड खरीदे हैं और उसे राजनीतिक दलों को दिया है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की तरफ से है। कुल 1365 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं, लेकिन इन कंपनियों को 2019-20 से 2022-23 के दौरान सिर्फ 215 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड जैसी दर्जनों दूसरी कंपनियां ऐसी हैं। करीब 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिनका पूंजी आधार सिर्फ 5 करोड़ रुपए का है और उन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड दलों को मुहैया कराए हैं। बिहार में देश के सबसे लंबे निर्माणाधीन पुल का सेगमेंट गिरा, 1 मजदूर की मौत। बिहार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी पर बनाए जा रहे भारत के सबसे बड़े लंबे पुल का सेगमेंट गिरने से 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि 10 घायल हो गए। वह पुल सुपौल जिले के बकौर में बनाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब हुई इस दुर्घटना के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तेज आवाज़ सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल लाए जाने के क्रम में ही विपिन कुमार नामक मजदूर की मौत हो गई। विपिन सुपौल के पंचगिया गांव का रहने वाला था। दुर्घटना में घायल अन्य मजदूरों का उपचार चल रहा है। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि घटना के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व एडीजी AK श्रीवास्तव, महेश टंडन और GL वर्मा सहित 3 विशेषज्ञों को दुर्घटना के कारणों का आकलन और आवश्यक उपाय करने के लिए साइट पर भेजा गया है। मृतकों के आश्रितों को 10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि मधुबनी के भेजा और सुपौल के बकौर के बीच यह पुल NHIN नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है।
लोकायुक्त नियुक्ति की परामर्श प्रक्रिया के लिए बनाएंगे गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए वह गाइडलाइन स्थापित करेंगे। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को इस आधार पर नोटिस जारी किया कि नेता प्रतिपक्ष से परामर्श नहीं किया गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि देशव्यापी असर को ध्यान में रखते हुए इस अदालत के लिए उचित होगा कि ऐसे मामलों में प्रभावी परामर्श के लिए मानदंड निर्धारित करें। अदालत ने कहा कि जब कानून में इस बात का प्रावधान है कि नेता प्रतिपक्ष को चयन समिति में सदस्य होना चाहिए, तो कुछ प्रक्रियागत तौर तरीके निर्धारित करने होंगे और राज्य को उन्हें कम से कम नामों पर चर्चा का अवसर देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन पहले उन्हें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि उक्त उम्मीदवार पर सहमति देनी है और अदालत को कुछ मापदंड स्थापित करने होंगे। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन और विकास के प्रभावी मॉडल के रूप में उभर आया है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है योगी आदित्यनाथ द्वारा। प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा से अभिसंचित पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि का हमारा व्रत 7 वर्ष पूर्ण कर रहा है और 2017 में डबल इंजन की सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा प्रारंभ की थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश देश के समक्ष सुशासन का अनुकरणीय मॉडल बनकर प्रस्तुत हुआ है। इस विकास यात्रा में जिस प्रकार जनता जनार्दन का सहयोग प्राप्त हुआ है, उससे यह विश्वास और दृढ़ हो चला है कि स्पष्ट नीति, सायत नियत और प्रतिबद्धता पूर्ण नियोजन के सद्प्रयास सफल मालूम पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सकारात्मक बदलाव के पीछे CCC यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र है। आज अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे सनातन आस्था के मान बिंदुओं का यशगान पूरी दुनिया में हो रहा है। इन पावन धर्मशालाओं में जिस तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं, वे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति एवं दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं थे। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार, विध्वंस कॉरिडोर, ब्रजभूमि, नवमी पारण धाम और सैरो शुकर क्षेत्र आदि स्थलों के समग्र विकास के प्रयासों को और एक और जहां सनातन आस्था को सम्मानित किया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक अवचेतना की हृदय स्थली के रूप में भी नई पहचान देते हुए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे इसमें आर्टिकल में लिखा गया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर यह सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहाँ आस्था, परंपरा और विरासत का सम्मान है तो अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय GDP में 9.2% का योगदान कर रहा है। बीते 7 वर्षों में राज्य की सकल घरेलू आय में 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की सशक्त पहचान बनी है। बीते 7 वर्षों में 6.5 लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियां मिली हैं। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करते हुए 23 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त संचित भूमि का सृजन कर खेती की लागत में कमी और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की गई है। अब किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल भी नहीं देना पड़ता है। इसके हमारे वादे, हमारे दावे, हमारी नीति, नियत और नियोजन में ये स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के समवेत प्रयास से आज उत्तर प्रदेश देश के श्रम शक्ति पूंजी से अर्थ शक्ति पूंजी की ओर अग्रसर है। जो स्वप्न प्रदेश ने देखे वे साकार हैं और जो संकल्प हमने लिए हैं उनकी सिद्धि
इसके लिए हर प्रदेशवासी को एकजुट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे हर प्रदेशवासी के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। प्रभु श्री राम की कृपा हम पर बनी रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि परिवार की महत्ता समझता पश्चिम। जब अमेरिका यूरोप परिवार की वापसी के लिए ललायित है तो हमें भी इस संस्था को सुदृढ़ करना होगा। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनका सामना वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ट्रंप की तमाम प्रतिज्ञाओं में से यह है कि उन्हें अमेरिकी समाज में परिवार चाहिए। अमेरिका में परिवार की वापसी की मांग कोई नई नहीं है। इस मामले में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एक ही विचार के दिखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर की पत्नी 1993 से परिवार की वापसी की मुहिम चला रही हैं। अल गोरे डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वहाँ के समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी, अध्यापक और यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर भी संवेद स्वर में कहते रहते हैं कि मनुष्य के लिए परिवार बहुत जरूरी है, वह अकेले नहीं रह सकता है। कुछ दिन पूर्व एक शोध में बताया गया कि अमेरिका में 4 करोड़ लोग अकेलेपन के शिकार हैं। अमेरिका की लगभग 34 करोड़ आबादी को देखते हुए यह बहुत बड़ी संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अकेलापन दुनिया में सबसे बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है। जिस परिवार को लेकर पश्चिम इतना ललायित है उस पर पलीता उसी ने लगाया है। पहले हर तर्क से परिवार को पीटा, तरह तरह के अतिवादी विचारों का डायनामाइट लगाकर उसे तहस नहस किया गया और अब कह रहे हैं कि परिवार चाहिए। काश पहले सोचा होता कि परिवार नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन अतिवादी विचारों का आकर्षण कुछ इसी तरह का होता है कि वह लोगों को जल्द अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसके दुष्परिणाम 50 से 100 साल बाद ही दिखाई देते हैं। इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी परिवार की बात करके ही राजनीतिक बढ़त ली थी। उनका तो नारा ही था कि मैं एक आत्मनिर्भर स्त्री हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और ईसाई भी हूँ। यानी आत्मनिर्भरता, परिवार और आपकी आस्था या धर्म एक साथ चल सकते हैं। बच्चों की आत्मनिर्भरता के नाम पर उन्हें सिखाया जाता है कि उनका जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए है। यही कारण है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते ही परिवार से पिंड छुड़ा लेते हैं। घर वालों से मिलने आते हैं तो कभी कभार। यही नहीं, बीमारी हारी में भी बुजुर्ग अक्सर खुद के ही भरोसे होते हैं। अफसोस है कि अपने यहाँ भी अब यह चलन खूब देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पश्चिम में कम से कम उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ इन बातों पर शायद ही कोई सरकार पूरी तरह ध्यान देती हो। मानवीय गरिमा की रक्षा की बात तो कौन करे, वह पश्चिम जिसने आज़ादी के नाम पर ना जाने कितने नकारात्मक पाठ दुनिया को पढ़ाए हैं। अगर आज परिवार परिवार चिल्ला रहा है तो कोई बात होगी। हमारे लिए भी यह समय कुछ सबक लेने का है। याद रखें कि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। हो सकता है कि कुछ दोस्त अच्छे हों, लेकिन वे हर वक्त आपके लिए नहीं हो सकते हैं। जबकि माता पिता, अन्य परिजन चाहे कितने भी नाराज हों, वक्त पड़ने पर वो आपके लिए हाजिर रहेंगे। और ये एक सत्य है कि जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता तो आपका परिवार आपके साथ होता है। अगले वित्त वर्ष में भी मजबूत रहेगी अर्थव्यवस्था। बिजनेस पेज की न्यूज़ है ये। वित्त मंत्रालय का मानना है कि कच्चे तेल के दामों में तेजी और वैश्विक सप्लाई चेन के प्रभावित होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में मजबूत स्थिति में रहेगी। पिछले कुछ महीनों से स्थिर महंगाई दर और रोजगार में हो रही बढ़ोतरी की मदद से चालू वित्त वर्ष 23-24 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 8% से अधिक रही और अब 31 मार्च को समाप्त होने वाली चालू वित्त वर्ष के लिए कई एजेंसियों ने विकास दर 7.7% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि लाल सागर में व्यवधान की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और इसमें आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई प्रभावित हो सकती है। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लाल सागर में व्यवधान से शिपिंग की लागत बढ़ गई है, जिससे विश्व व्यापार की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। नई सरकार बनने के बाद ही ब्रिटेन संग एफटीए की उम्मीद।
नई सरकार के गठन के बाद ही भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि व्यापार समझौते के कानूनी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है और भले ही लगभग सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाए, लेकिन नई सरकार बनने तक समझौते का ऐलान नहीं किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबित मुद्दों पर आखिरी दौर की बातचीत इसी महीने खत्म हुई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वर्चुअल बातचीत चल रही है। विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए पिछले 2 महीनों में तेजी से बातचीत की गई है। एफटीए के माध्यम से भारत कपड़ा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों तक अपनी पहुंच चाहता है। इस समझौते से कुशल पेशेवरों की आसान आवाजाही की भी सुविधा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। मोदी को मिला भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गेल्पो प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री पहले विदेशी नेता हैं। राजधानी थिम्पू में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया है, जो भारत भूटान रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने और जनता के उन्मुख नेतृत्व देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे वांगचू और प्रधानमंत्री शेरिंग तोंगबे से अलग अलग आधिकारिक बैठकें भी की हैं। इन दोनों बैठकों में द्विपक्षीय सहयोग के तमाम मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय व दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत और भूटान के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए, तो ये आज का 23 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।